जय माता दी मित्रों। चलिए आदिकाल की क्लास में स्वागत है आपका। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? बताना है आपको कि कीर्तिलता किस भाषा की रचना है। अवहट्ट, अपभ्रंश, मैथिली, कोकिल। तो ये अवहट्ट की है। कीर्तिलता किसकी है? विद्यापति की है। और कीर्तिलता के साथ एक और अवहट्ट में है, कीर्ति पताका है। कीर्तिलता में किसकी है? तो कीर्तिलता में कीर्ति सिंह की और कीर्ति पताका में शिव सिंह की उदारता का वर्णन किया गया है। आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की है? आपको बताना है आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ट में, तो वही प्रश्न है किसने किया है आदिकाल में अवहट्ट भाषा में रचना की है? तो अब्दुल रहमान है। अब्दुल रहमान ने क्या किया है? अवहट्ट भाषा में रचना किया है। यूजीसी नेट का है। और ये अब्दुल रहमान का संदेश रासक जो है ये पहला धर्मेत्तर रास ग्रंथ है। कौन सा? संदेश रासक पहला धर्मेत्तर रास ग्रंथ है जो अवहट्ट भाषा में लिखा गया है। देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक है। संदेश रासक किसका है? तो ये अब्दुल रहमान का है। और किसी मुसलमान द्वारा लिखा गया पहला प्रथम काव्य ग्रंथ है देसी भाषा में किसी मुसलमान ने लिखा है, तो वो है अब्दुल रहमान। संदेश रासक लिखते हैं। और संदेश रासक एक ऐसा काव्य है, तो संदेश रासक इनका है वो खंड काव्य है। कैसा है? तो खंड काव्य है। इसमें क्या कहानी है कि विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह की कथा का वर्णन है। किसमें? संदेश रासक में। और विरह काव्य है ये। और इसका रचना काल कब का है? तो 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। संदेश रासक का समय 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध माना गया है। और मंझन एवं कुतबन की भाषा कैसी थी? तो इनकी भाषा अवधी थी। मंझन और कुतबन की भाषा कैसी थी? तो ये दोनों की भाषा अवधी थी। और अमीर खुसरो की भाषा तो हिंदवी में या खड़ी बोली में थी अमीर खुसरो की भाषा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ, आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताना है किस नाम से जाना जाता है आदिकाल को? वीर गाथा काल, आधुनिक काल, छायावादी या प्रगतिवादी काल। तो आदिकाल को किस नाम से? तो वीर गाथा काल नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बताना है कि निम्नलिखित कवियों का सही कालक्रम बताइए। सही कालक्रम यूजीसी नेट का पेपर है। सरापा का समय एक बार देखते हैं। 700 था ना, 769 ईस्वी में है। सरापा का समय 769 ईस्वी में है। और राहुल संस्कृत्यायन ने इन्हें प्रथम कवि माना है। गोरखनाथ का समय राहुल संस्कृत्यायन कितना मानते हैं गोरखनाथ का समय? तो 845 मानते हैं गोरखनाथ का समय। और हेमचंद्र का समय होता है 1088। कितना? 1088 होता है हेमचंद्र का। उसके बाद सोमप्रभु सूरी 1184। 1088 हेमचंद्र का और सोमप्रभु सूरी इनका होता है 1184। तो एक बार हम बोल देते हैं। सरापा का समय 769 है। राहुल संस्कृत्यायन ने इन्हें पहला कवि माना है। और राहुल संस्कृत्यायन ने ही गोरखनाथ का समय 845 माना है। हेमचंद्र का समय 1088 यानी 1088 ईस्वी 11वीं शताब्दी माना जाता है हेमचंद्र का समय। और सोमप्रभु सूरी का समय 1184 ईस्वी यानी 12वीं शताब्दी में माना जाता है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? तो ये प्रश्न कई बार आ चुका है। और एक ग्रीष्म ऋतु में गाया जाता है आल्हा ऋतु। रासो काव्य परंपरा के प्रमुख कवि जगनिक द्वारा रचित ग्रंथ जो है परमाल रासो है। और परमाल रासो को ही आल्हा खंड कहते हैं। और 1230 ईस्वी में इसकी रचना की गई है। वीर गीत है या वीर काव्य कहिए, जो सामान्यतः वर्षा ऋतु में गाया जाता है। अगला प्रश्न है, इन रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए।
अब देखिए सुमेलित करना है तो खुमार रासो किसका है? दलपत विजय का है। खुमार रासो दलपत विजय का है। कब है? तो 9वीं शताब्दी में। खुमार रासो दलपत विजय का है 9वीं शताब्दी में। इनका समय परमाल रासो तो ये जगनिक का है और इसका समय 1230 है। परमाल रासो जगनिक कहाँ गए? सबसे नीचे दे लुके छुपे हैं। तो इनका समय कितना है जगनिक का? परमाल रासो का 1230 में। कितना? 1230 में जगनिक का है। विशल देव रासो तो विशल जाते हैं नर के पति 1155 में। नरपति यहाँ है, बैठे हैं नरपति। विशल देव रासो नरपति कब का है? तो 1230 के हैं नरपति। 1230 के नरपति हैं। नहीं, 1230 के तो ये विशल देव रासो हैं। 1230 के विशल देव रासो हैं। एक मिनट, हम गड़बड़ा रहे हैं। देखिए खुमार रासो का समय 9वीं शताब्दी दलपत विजय का है। परमाल रासो का जगनिक का है 1230 में है। परमाल रासो जगनिक का, एक मिटा के करते हैं फिर से। पर खुमार रासो ये दलपत का है, समय बाद में देखते हैं। दलपत का है। परमाल रासो ये जगनिक का है। किसका है? परमाल रासो जगनिक का है। और विशल देव रासो ये नरपत का है। नरपत यहाँ है। विशल देव रासो नरपत का है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई का है। इसमें ये बेचारे खाली रह गए, इनका कुछ नहीं है। तो खुमान रासो का समय कितना है? 9वीं शताब्दी। खुमान रासो का समय 9वीं शताब्दी में लिखा गया है। दलपत विजय लिखा है। परमाल रासो 1230 में जाग के लिखे थे, यानी 12:30 बजे जाग के लिखे थे। कौन? जगनिक। तो परमाल रासो 1230 पे है। जगनिक का 1230 में है। विशल देव रासो जो है ये 1155, यानी 5 मिनट बाकी था 12 बजे में, तो विशल देव रासो लिख दिए नरपतनाल ने विशल देव रासो लिखा 1155 में लिख दिया था। और 12:30 बजे परमाल रासो जो लिखा गया था, जगनिक जाग के 12:30 बजे चोरी किए थे 1230 पे, और 12 बजे में 5 मिनट बाकी था, तो विशल देव रासो नरपतनाल ने विशल देव रासो लिख दिया 1155 पे। पृथ्वीराज रासो 1191 ईस्वी की है, और पृथ्वीराज रासो ये 1191 ईस्वी की है, नरपतनाल का है। और अब्दुल रहमान का तो संदेश रासक था ना, संदेश रासक था 12वीं से 13वीं शताब्दी में। संदेश रासक जो है देसी भाषा में लिखा गया था, अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं, और किसी मुसलमान द्वारा लिखा गया पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है, और ये खंड काव्य है। कौन सा? संदेश रासक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किन रचनाकारों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है? आप लोग टिक लगा लीजिएगा, हम आंसर बता रहे हैं। बौद्ध सिद्ध संत कवि, जैन मुनि, रासक परंपरा के कवि। तो ये बौद्ध सिद्ध जो थे, इन्हें क्या कहा गया था? संध्या भाषा। इनकी भाषा को क्या कहा गया था? संध्या भाषा कहा गया था। फिर सुमेलित करना है इन रचनाओं को, उनकी काव्य भाषा के साथ सुमेलित करना है। विजय पाल रासो, नहीं, भाषा बताना है किसकी है, नहीं बताना है, इनकी भाषा। तो आप लोग करिएगा। इनकी तो विजय पाल रासो की भाषा जो है हिंदवी है। विजय पाल रासो की भाषा क्या है? तो इनका नल सिंह का था ना विजय पाल रासो, अपभ्रंश था, क्षमा करिएगा, अपभ्रंश था विजय पाल रासो की भाषा। अब देखिए पूछा गया है जिसे नेट में, ये नहीं पूछा है कि किसका है, अब इनकी भाषा पूछ दिया है, क्योंकि हम लोग को याद हो गया है कि ये किसकी है। तो विजय पाल रासो नल सिंह का है, अपभ्रंश में लिखा है इन्होंने। और चर्या गीत किसका है? तो ये सरापा का है ना, चर्या गीत सरापा का है। और इनकी भाषा क्या थी? तो संध्या भाषा था इनका, संध्या भाषा चर्या गीत। संध्या भाषा चर्या गीत की भाषा क्या था? संध्या गीत था। कीर्तिलता, ये तो हमको याद ही है, विद्यापति का है। अवहट्ट में कीर्तिलता और कीर्ति, अवहट्ट कहाँ है? अवहट्ट यहाँ है, एक मिनट। तो चर्या गीत किसका है? चर्या गीत की भाषा संध्या भाषा है, चर्या गीत का संध्या भाषा है। कीर्तिलता किसमें है? तो अवहट्ट, कीर्तिलता और कीर्तिपता का दोनों अवहट्ट में। खुसरो की पहेलियाँ ये हिंदवी में है, अमीर खुसरो की है। और यहाँ पे देखिए और क्या दिया है, मैथिल में तो विद्यापति की पदावली थी ना, मैथिल में विद्यापति की पदावली थी। तो विजय पाल रासो ये नल सिंह का है, अपभ्रंश में लिखा है। चर्या गीत को सरापा का है, इसकी भाषा संध्या भाषा है। कीर्तिलता
और कीर्ति पताका ये विद्यापति की अवहट्ट में है। खुसरो की पहेलियाँ ये अमीर खुसरो की है, भाषा इसकी हिंदवी है। और मैथिल में विद्यापति ने पदावली लिखा है। अवहट्ट भाषा अपभ्रंश, यहाँ जो अपभ्रंश है कीर्तिलता का अवहट्ट में कहा गया है ना, अवहट्ट क्या है कि विद्यापति की कीर्तिलता अवहट्ट भाषा में है और पदावली इसमें मैथिल में है। तो इसमें बताना क्या था, सुमेलित करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12 बरस ले कुकर जिए और 13 ले जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। ये पंक्तियाँ किस रासो काव्य से हैं? तो ये किसकी है? ये परमाल रासो का है और ये आल्हा खंड है। आल्हा खंड है परमाल रासो का, आल्हा खंड है। और किसने लिखा है? तो जगनिक ने लिखा है। जगनिक कितने? तो 12:50 पे जागा था ना, 12:30 बजे, तो 12:30 जगनिक का हो जाएगा 12:30। और भी पंक्तियां हैं और इनकी है चंद्रबरदाई की भी पंक्तियां हैं जो पृथ्वीराज रासो में है कि उक्ति धर्म विशालस्य राजनीति नवरसम। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया था? तो प्रश्न बनेगा कि आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं को किस भाषा में लिखा गया था? आप लोग टिक कर लीजिएगा। पिंगल में, डिंगल में, बुंदेली में या प्राकृत में? तो ये डिंगल में लिखा गया था, आदिकाल में डिंगल में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सी। पेन कहाँ चला गया? हाँ, ऑप्शन नंबर सी, डिंगल भाषा में ये लिखा गया था। और यह 2 भाषाओं के मिश्रण से बनता है डिंगल ना। कौन कौन से? तो अपभ्रंश से और राजस्थानी, 2 भाषा से मिलकर बनता है। आदिकाल में कोमल कांत पदावली के लिए पिंगल, कोमल कांत पदावली के लिए पिंगल भाषा का यह शैली का प्रयोग किया जाता था। और पिंगल जो है ये अपभ्रंश, देखिए पिंगल अपभ्रंश प्लस ब्रजभाषा ये हो गया पिंगल। और डिंगल क्या हो जाएगा? डिंगल में अपभ्रंश तो यही रहेगा, बड़ा कंफ्यूज हो जाता था पहले। अपभ्रंश तो यही रहेगा लेकिन ये राजस्थान आ जाएगा, डिंगल में राजस्थान आ जाएगा और पिंगल में ब्रजभाषा, बस इसी तरह है। और बढ़ते हैं, शब्दानुशासन के लेखक बताना है। कौन है शब्दानुशासन के लेखक कौन है? तो आप लोग टिक करिए कौन से हैं। हेमचंद्र है ना, हेमचंद्र हैं। शब्दानुशासन के लेखक कौन है? हेमचंद्र है। और कैसा ग्रंथ है ये? तो ये व्याकरण ग्रंथ है, व्याकरण का ग्रंथ है ये शब्दानुशासन। इसमें संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तीनों का समावेश किया है हेमचंद्र ने। ठीक है, रसमीमांसा जो है ये कब लिखा गया था? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का है ना, रसमीमांसा 1949 ईस्वी में लिखा है शुक्ल जी ने, रसमीमांसा लिखा है शुक्ल जी ने। शुक्ल जी के क्या नाम है ग्रंथ का? तो रसमीमांसा। दोहा को सरापा ने लिखा है। सरापा ने क्या लिखा था? दोहा कोश लिखा था। और पौमचर्यु ये शंभू ने लिखा था, पौमचर्यु ये शंभू ने लिखा था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारे आंसर लिखने से पहले आप लोग टच कर लीजिएगा, देखिए कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। खालिक बारी किसकी रचना है? खालिक, रहीम, अमीर खुसरो या अकबर की? किसकी है खालिक बारी? तो ये अमीर खुसरो की रचना है। खालिक बारी ना अमीर खुसरो का है और ये यूजीसी नेट में आया हुआ प्रश्न है। इनके और भी ग्रंथ हैं, दो सुखने, हालाते कन्हैया, नजरान ए हिंदी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, गजल इत्यादि अमीर खुसरो के रचना है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम बताइएगा क्या है वास्तविक नाम? तो अबुल हसन है। अमीर खुसरो इनके किसके शिष्य थे? तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो ना। हाँ, अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि तथा प्रथम कवि भी कहे जाते हैं। याद रखिएगा कि आदिकाल के अमीर खुसरो जो थे खड़ी बोली के आदि कवि तथा प्रथम कवि कहे जाते हैं। चलिए, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? तो टिक आप लोग टिक करिए कौन से हैं अपभ्रंश के पुरानी हिंदी। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? तो ये
गुलेल चला दिए थे पुराने ज़माने में। तो हमें याद है कि गुलेरी जी 3 कहानी लिख के प्रसिद्ध भी हुए थे। उसने कहा था 1915 की है, सरस्वती पत्रिका में छपी हुई है, उसने कहा था। और अपभ्रंश उत्तर अपभ्रंश कही या उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सबसे पहले गुलेरी जी ने कहा था। अब आगे बढ़ जाते हैं। इनमें से कौन सा युग्म संगत है, बताना है आप लोगों को। संगत विशलदेव रासो नरपतिका, खुमार रासो जगनिका, विजयपाल रासो चंद्रवरदाई का, परमाल रासो दलपत का। तो विशलदेव रासो जो है ये तो नरपतिका नहीं है। विशलदेव रासो किसका है? युग्म संगत करना है, असंगत नहीं बताना है, संगत करना है। तो बिल्कुल सही है, आप लोगों ने टच किया है सही से। तो ये नरपत नाल का है, यही युग्म संगत है। बाकी खुमार रासो किसका है? खुमार रासो तो दलपति का है ना। खुमार रासो किसका है? दलपति का है। विजयपाल रासो तो ये नल सिंह का है। विजयपाल नल चलाते थे, विजय प्राप्त करके नल लाए थे, वही चलाते थे। परमाल रासो तो परमाल रासो किसका है? दलपत विजय का है। आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 236, राउरबेल किसकी रचना है? कई बार आ चुका है। तो राउरबेल जो है ये रोडा कवि का है और शिलांकित भी है। ये राउरबेल है ना, शिलांकित है, रोडा कवि का है। चंद्रवरदाई रचनाकार है चंद्रवरदाई। इन्होंने क्या लिखा है? तो इन्होंने पृथ्वीराज रासो लिख दिया है। और दामोदर शर्मा ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण लिखा है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर लिखा है। स्वयंभू ने क्या लिखा है? पौमचर्यु, स्वयंभू पौमचर्यु लिखते हैं। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानी जाती है। ये किसने कहा है? रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन। तो रसायन को हमने रामायण बनाया था ना, तो रामायण ऐसे करके, तो रामायण किसका? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी रासो से रामायण बना के पढ़ते हैं। और इन्होंने क्या कहा था? गार्षा तासी न रासो शब्द की व्युत्पत्ति, तो सुई तासी थी ना, तो सुई चबा दी थी किसको? रासो को। तो सुई से क्या करेंगे? राजसूय यज्ञ हो जाएगा, राजसूय यज्ञ हो जाएगा। और फिर इन्होंने हरप्रसाद शास्त्री ने क्या लिखा था? तो राज यश, इनको शास्त्री थे तो भाई इनको यश चाहिए था, तो रासो की उत्पत्ति राज यश से मानते हैं। और यहाँ है, इनका तो नहीं याद है, पंडित राम नारायण दुगड़, तो अलग ही नाम इनका है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है, कौन सा है? और अनुक्रम वाले थोड़ा सा कठिन हो जाते हैं क्योंकि सन सबका याद करना पड़ता है, और ये यूजीसी नेट में आया हुआ प्रश्न है। तो भारतेश्वर बाहुबली को देखते हैं, इनका समय कितना है? तो 1184 भारतेश्वर बाहुबली किसने लिखा है? तो शालिभद्र सूरी ने लिखा है। सबसे पहले यही आते हैं 1184 में। अब है स्थूल भद्ररास 1209, इनके बाद आते हैं 1209। स्थूल भद्र रास 1209 का है। और जिन धर्म सूरी, स्थूल भद्ररास किसका है? जिन धर्म सूरी 1209 ईस्वी में लिखा है। नेमिनाथ रास ये सुमतिगढ़ का है। नेमिनाथ रास ये रचनाएं सब हैं, इनके लेखक को भी बता रहे हैं। सुमतिगढ़ रास किसका है? नेमिनाथ रास। इनका समय 1213 इनका समय कितना है? तो 1213, यानी 1213 में सुमतिगढ़ ने क्या लिखा? नेमिनाथ रास लिख दिया। संगीत रत्नाकर तो सारंग देव, संगीत सारंग, स से संगीत, स से सारंग, और 13वीं शताब्दी में लिख दिए हैं। तो भारतेश्वर का समय हो जाएगा 1184। शालिभद्र सूरी, स्थूल भद्र रास ये जिन धर्म सूरी 1209 का है। नेमिनाथ रास ये सुमतिगढ़ ने लिखा है 1213 में। संगीत रत्नाकर सारंग देव लिखते हैं 13वीं शताब्दी में। आगे बढ़ जाते हैं।
पौमचर्यु किसकी रचना है, बताना है। पौमचर्यु अभी हम लोग पढ़े हैं ना, और ये यूजीसी नेट 2012 और जीआईसी पीजीटी 2009 का प्रश्न है। तो पौमचर्यु शंभु का है, शंभु। ऋठ्ठिणेमि हरिवंश पुराण कृष्ण कथा ऋठ्ठिणेमि का नाम है। शंभु छंदस, पौमचर्यु ऋठ्ठिणेमि शंभु छंदस, ये जैनाचार्य शंभु की रचना है। ये अपभ्रंश कवि माने जाते हैं। जो शंभु थे ना, ये अपभ्रंश कवि माने जाते थे। इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। शंभु का क्या कहा गया है, तो अपभ्रंश का वाल्मीकि, अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया है शंभु को। अब्दुल रहमान द्वारा रचित एक मात्र ग्रंथ इन्होंने लिखा था। अब्दुल रहमान संदेश रासक लिख दिया था, और इनका रचना काल 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध तथा 13वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। किसका, ये संदेश रासक जो लिखते हैं अब्दुल रहमान, इनका रचना काल 12वीं सदी का उत्तरार्ध था और 13वीं सदी का पूर्वार्ध था। हिंदी में लिखा जाने वाला यह पहला धर्मेत्तर ग्रंथ है। संदेश रासक, और संदेश देता है जब तो खंड खंड हो जाता है। कहा जाता है कि किसी मुसलमान द्वारा हिंदी में लिखा जाने वाला यह पहला ग्रंथ है। चंद्रबरदाई द्वारा लिखित एकमात्र रासो काव्य पृथ्वीराज रासो है, और यह प्रबंध शैली तथा डिंगल भाषा में लिखा गया। प्रबंध शैली है, याद रखना है आप लोगों को, प्रबंध शैली है। चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि तथा पृथ्वीराज रासो हिंदी के प्रथम महाकाव्य, और पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। कितने छंदों का, 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। 56 छंद का विशेषज्ञ भी माना गया है चंद्रबरदाई को। 56 छंद का विशेषज्ञ किसे माना गया है, तो चंद्रबरदाई को माना गया है। और संस्कृत अवहट मैथिली में रचना करने वाले विद्वान कौन हैं, तो विद्यापति हैं। ये प्रथम कवि हैं जिन्होंने अवहट्ट में, मैथिली में और संस्कृत में लिखा है। विद्यापति कहाँ के, किसके आश्रित थे, तो तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे, दोनों के थे। तो एक जो हम लोगों को देखिए पेपर में, इसी में यूथ में मिला है कि विद्यापति शिव सिंह के दरबारी कवि थे। कीर्ति सिंह नहीं दिया था, लेकिन दोनों के दरबारी कवि हैं। विद्यापति को श्रृंगारी, भक्त एवं रहस्यवादी कवि माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अब सोच रहे हैं कि इसको ख़त्म करें जल्दी जल्दी, भक्ति काल शुरू किया जाए। आदिकाल का बड़ी क्लास हो जा रही है, बहुत छोटा 30 मिनट का वीडियो बना रही हूँ, क्लास कर रही हूँ, तो इसलिए बहुत छोटे छोटे हो रहे हैं। अब 1-1 घंटा का पेपर लगा हुआ है ना, पेपर हो जाएगा, इसलिए हम लोगों को यूथ ख़त्म करना है। तो अब 1-1 घंटे की क्लास लेंगे। चलिए बताइएगा। अब देखिए, फिर रचनाओं को सुमेलित करना है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है रचनाओं को सुमेलित करने में, क्योंकि अगर हमें डेट याद रहेगा तो हम कर लेंगे। हम लोगों को देखिए रचनाकार तो याद हो जाते हैं, पर डेट थोड़ा सा गड़बड़ी होता है याद करने में, तो कोशिश किया जाए कि डेट भी याद हो जाए। अब इसमें क्या दिया है, सुमेलित करना है। अब ज्योतिषर ठाकुर रचनाकार हैं। इन्होंने, हमें पता है कि वर्ण रत्नाकर लिखा है, मैथिली भाषा में लिखा है, लेकिन कब लिखा, वर्ण कितने, 14, ऐसे याद कर लेंगे। वर्ण कितना लिखा है ज्योतिषर ठाकुर ने, 14, तो 14वीं सदी के हो जाएंगे वर्ण रत्नाकर। दामोदर भट्ट ने क्या लिखा है, तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण, इसमें उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये दामोदर भट्ट लिखते हैं, और कितने 12 साल के रहते हैं तभी लिख देते हैं, तो 12वीं शताब्दी के हो जाएंगे दामोदर भट्ट, उक्ति व्यक्ति प्रकरण लिखते हैं। फिर है नरपति नाल जो हैं ये क्या लिखते हैं, तो विशलदेव